अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? लॉज ऑफ मोशन में फोर्स पढ़ा हमने, पुल और पुश, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मीन्स जब किसी बॉडी पर टू इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करें, टू इक्वल और अपोजिट, देन बॉडी क्या होती है? बैलेंस्ड होती है। या तो वो रेस्ट में रहेगी और या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स टू अनइक्वल फोर्सेस, अनइक्वल F1 F2। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इनर्शिया। थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है तो वॉइस थोड़ा रुक के आती है, बीच में दब जाती है। हाँ जी। तो इनर्शिया क्लियर है? टेंडेंसी टू अपोज, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, पढ़ा चुका हूं, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। अब आते हैं मोमेंटम पे। P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। U एंड V आपको पता है वेलोसिटीज हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सुन रहे हैं आप लोग? मोमेंटम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? कि किसी बॉडी में मास है और वो मूव कर रही है। समझे? नेचर में ऑल बॉडीज में मास तो होता ही है मोस्टली। विदाउट मास कोई बॉडी नहीं होती है। एक आध दो एक्सेप्शंस पढ़ोगे बाद में 11th 12th में, 9th लेवल में नहीं है। ठीक है। सो किसी बॉडी में मास तो होता ही है। यदि वो मोशन में आ गई है तो उसे क्या बोला जाता है? कि इट गेन्स मोमेंटम। जैसे कोई ट्रक बहुत तेज दौड़ता हुआ आ रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कि ट्रक का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मैक्सिमम मोमेंटम, एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है। ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, अब उसमें वेलोसिटी भी ज़्यादा है। मान लो ट्रक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, और भैया ट्रक का मास तो बहुत ज़्यादा होता है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि वो सामने कोई टकरा गया, कोई कार या बस, तो भयानक एक्सीडेंट होता है। अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हो। बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यदि बाइसिकल से आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो बाइसिकल का मास तो बहुत कम होता है और स्पीड बहुत होगी तो 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसका मोमेंटम कम क्यों हो गया? क्योंकि साइकिल में दोनों चीज़ें कम हैं। बाइसिकल में उसका मास भी लेस है और उसकी वेलोसिटी भी लेस है, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो कम ही आएगा। क्लियर हो गया? मोमेंटम को समझ गए कंसेप्चुअली? चलिए अब लिख लीजिए इसको और नीचे लिखिए इट्स यूनिट। यूनिट क्या होगी? यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकालते हैं। यूनिट ऑफ मास kg, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो यूनिट इज, ध्यान दीजिएगा मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो अच्छा नहीं होगा जो बच्चे ऑनलाइन हैं। ठीक है। मैं टिपिकल टीचर जैसा बिहेव नहीं करता हूँ। प्यार से पढ़ोगे तो प्यार से ट्रीट करूँगा, प्यार से नहीं पढ़ोगे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत करिएगा, बनूंगा नहीं मैं। इतने सालों का मुझे एक्सपीरियंस है कि मुझे स्टूडेंट बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। हो गया? और डेली टाइम पे ज्वाइन हुआ करिए। 4 बजे के बाद क्लास कभी भी स्टार्ट हो जाती है ऑनलाइन, 4 o'clock है ना, 4:15, 4:30।
बिल्कुल 4:30। अब मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? कोई इशू ना हो तो, कोई पेरेंट्स ना आए, मोबाइल चार्ज हो, वाईफाई का इशू ना हो, तो मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो बात अलग है, फिर लाइट चली गई या वाईफाई नहीं है या मोबाइल चार्ज नहीं है, टीचर्स क्लास कंटिन्यू लेते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। हाँ जी, हो गया ये? चलिए, तो मोमेंटम लिखो, लिखिए मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, फॉर्मूले से क्लियर है, मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? आगे बढ़िए। अब इसमें सिंपल से क्वेश्चन आते हैं 9th में, हम जानते हैं, लिखिए एग्जाम्पल, इफ अ ट्रक एंड अ कार मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, एग्जाम्पल लिख लीजिए, अ ट्रक एंड अ कार, बस भी बोल सकता है, अ ट्रक एंड अ कार मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है? मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, क्लियर है? सेम वेलोसिटी, हाँ जी। देन मोमेंटम ऑफ ट्रक इज ग्रेटर दैन कार, तो ट्रक का मोमेंटम कार से ज्यादा होगा। ग्रेटर का सिंबल तो जानते ही हो, माउथ ओपन, ठीक है? तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ट्रक का। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा होता है, स्पीड तो दोनों की सेम है, वेलोसिटी तो दोनों की सेम गिवन है, समझ में आ रहा है? ठीक है? हाँ, तो मास की वजह से, और ये कॉमन एग्जांपल है भैया, आप जानते भी हो कि मान लो ट्रक और कार दोनों 100 की स्पीड से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, तो ज़्यादा खतरा किससे है एक्सीडेंट में? ट्रक से है, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर जब ब्रेक मारेगा तो ट्रक जल्दी स्टॉप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका मास बहुत हजारों टन है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, और दूसरा उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। जबकि देखते हो कार यदि 120 की स्पीड से भी आ रही है, ठीक है, और ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो कार यहाँ ब्रेक मारा तो 5 फुट 10 फुट बाद स्टॉप हो ही जाती है, लेकिन ट्रक यहाँ ब्रेक मारेगा, ब्रेक तो तो वेट करो ना, मैंने कहा ना वेट किया करो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट। आवाज आ रही है ना? यू हैव टू वेट किया करिए। सभी को प्रॉब्लम होगी तब हमारे यहां से प्रॉब्लम है, सभी को नहीं है इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है वो। 30 सेकेंड वेट करिए, बीच में डिस्टर्ब मत किया करिए। मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं दूसरे फोन से आज से वीडियो भी बना रहा हूं, जब किसी का वीडियो ब्लड हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। अपना डेटा चेक करिए, आप डेटा खत्म हो जाता है गूगल मीट ऑनलाइन में। हाँ चलिए 30 सेकेंड वेट करिए, अदरवाइज रिज्वाइन करिए। समझा चुका हूं स्टार्टिंग में प्रोसेस में, समझना कुछ है नहीं। रीज्वाइन करिए, डेटा चेक करिए, डेटा खत्म हो गया है तो वीडियो ब्लड हो जाएगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, हाँ बात सुनिए आप। तो क्या बोल रहा था, क्या बता रहा था भाई, क्या बोल रहा था? हाँ, ट्रक का ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो ट्रक तुरंत स्टॉप नहीं होगा, कम से कम उसको 10-20 फुट लगेंगे फिसलने में ब्रेक मारने के बाद भी, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है और ऊपर से उसकी स्पीड भी ज़्यादा है।
यदि एक बार उसकी स्पीड कम होती 40-50 होती तो ट्रक रुक भी जाए, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बहुत दूर जाके रुकेगा, स्टॉप होगा, तब तक एक भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सामने कोई है तो। सिमिलरली एग्जाम्पल्स देखते हो ट्रेन में, ट्रेन के एग्जाम्पल देखते हो। ट्रेन का ड्राइवर कभी भी जल्दी ब्रेक नहीं मारता है, सुने होंगे। लास्ट ईयर अमृतसर में घटना हुई थी, 50 लोग कट गए थे ट्रेन से, सामने भीड़ थी, मॉब था, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर कभी अचानक ब्रेक नहीं मारता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि भैया ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है। कितनी ज्यादा बोगीज होती हैं, और एक एक बोगीज बस से बड़ी होती है। समझे? 20 से 30 बोगीज होती हैं एवरेज किसी ट्रेन में, तो उसका मास हजारों लाखों टन है। समझ आया? और साथ में उसकी स्पीड भी होती है 60 to 100 मोस्टली, इसलिए वो ब्रेक नहीं मारता चाहे सामने कोई भी आ जाए। क्योंकि यदि ब्रेक मार दिया तो ट्रेन का मास इतना ज़्यादा होता है, और स्पीड तो ज़्यादा नहीं है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है। यदि वो अचानक ब्रेक मार देगा तो सारी बोगियां हो जाएंगी डिरेल, ट्रैक से बाहर पलट जाएंगी। समझ आया? और जो बैठे हुए हैं ट्रेन में हजारों लोग, उन सब का मरना तय है, निर्दोषों का। उनकी क्या गलती है? कोई सामने ट्रैक के सामने आ रहा है तो वो उसकी गलती है। आई बात समझ में? इनकी गलती नहीं है। इसीलिए देखते हो कभी भी वो ब्रेक नहीं मारता है चाहे सामने कोई भी आ जाए, गाय, भैंस, हाथी, भीड़। हाँ, तो उसका रीजन है हाई मोमेंटम। हाई मोमेंटम। हाँ, मैं वीडियो भेज दूंगा, यदि किसी का वीडियो ब्लर्ड हुआ हो तो नो इश्यूज। मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? यूट्यूब में डाल दूंगा। क्लियर है? हाँ, सभी का वीडियो आ रहा है, साउंड? हाँ भाई, तो वो इंडिविजुअल किसी को प्रॉब्लम यदि है तो अपना रीज्वाइन कर लिया करिए बीच बीच में जब दिक्कत हो, ठीक है? हाँ हाँ जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डेटा को बचा के चलिए, फालतू चैटिंग और दिन भर डेटा मत ऑन रखा करिए। जब आपकी क्लास टाइम हो उसके आधे घंटे पहले मैसेज देखने के लिए ऑन कर लिया करिए, और क्लास टाइम पे ऑन रखो। जैसे क्लास मान लो 4 बजे से है तो आप 3:30 बजे से लेके 6 तक डेटा ऑन रखो। क्लास कैंसिल तो नहीं हो रही है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा हैप्टिक हैं। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गया मोमेंटम। क्लियर हो गया? तो मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा। क्लियर है? समझ आ गया है? बोलो भाई, हेलो। आवाज आ रही है? चलिए, हेडिंग करिए न्यूटन्स सेकेंड लॉ। कुछ लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, घर की आवाज आ रही है आपकी। सेपरेट रूम में जाइए, मूवी नहीं चल रही है, पढ़ाई पे फोकस करिए। मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो ऐसा फिर अच्छा नहीं होगा, हटा दूंगा। सेपरेट रूम में जाइए। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, या कहीं बाहर चले जाइए साइड में। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बहुत इजी है, हाँ सिंपल है, बात सुनेंगे। मोमेंटम से रिलेटेड ही कंसेप्ट है ये। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करता है, एक्सप्लेन।
लिखिए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ शिट, डिस्चार्ज हो गया पेन। हाँ बोल रहा हूँ, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हाँ जी, स्टेटमेंट में नहीं लिखाऊंगा, बुक में दिया हुआ है, समय खराब होता है। स्टेटमेंट के लिए स्पेस छोड़ दो आप, 3-4 लाइन सुन लो। स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी and change in momentum took place in the direction of force. Change in momentum take place in the direction of unbalanced force या force। तो क्या समझे, रेट ऑफ, जो शॉर्ट में लिख लो, बाकी बुक से लिख लोगे ना। स्टेटमेंट बुक से लिख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ इतना समय नहीं है, टाइम वेस्ट होता है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। चलिए बुक से लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन इतना लिखने से आपको स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ कंसेप्ट लिखाया है, स्कूल में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये जो टीपीएस वाले बच्चे हैं, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं की जाएगी। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी, दूसरी बात, अटेंडेंस काउंट होगी और आपको टीसी मिल जाएगी कभी भी बीच सेशन में। पहले बोल दे रहा हूँ, मैं, मेरे बारे में सबको पता है कि मैं सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, उसूलों से, है ना। मैं व्यापार नहीं चला रहा हूँ एजुकेशन में। यदि मैं व्यापार चला रहा होता तो ऑनलाइन इतनी क्लासेस दिन भर में नहीं होती हमारे यहाँ, और भी हम क्लासेस करा सकते हैं, 1-2 घंटे हम और भी कराने को तैयार हैं। मैथ्स, साइंस आप इम्प्रूव करिए। बट कई पेरेंट्स ने आपत्ति कर दी है कि सर हमारे पास इतना डेटा के लिए पैसा ही नहीं है। मैं भी हैरान रह गया। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है भैया कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बिकॉज कोरोना डिजास्टर है, कोरोना ने अच्छों को बर्बाद कर दिया, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास लोगों को, ये हम समझते हैं। लेकिन फालतू डेटा मत खर्च करिए। 2 GB पर डे वाला प्लान जियो का, आइडिया का अच्छा है, ठीक है, इतना काफ़ी है। इससे नहीं तो हम 1-2 घंटे क्लास और बढ़ा दें। वी हैव लॉट्स ऑफ फैकल्टीज़, हमारे पास मैथ और साइंस में अच्छे फैकल्टीज़ और भी हैं, उनकी क्लास में पर डे कर दूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, कुछ दिन अभी रहने दीजिए, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल तो रन करना संभव नहीं है। अभी कोई भी स्कूल ये रिस्क नहीं लेगी, ऑनलाइन ही क्लास चलेगी, ठीक है। कोचिंग में ज़रूर पॉसिबल है कि 5 to 10 बच्चों को बुलाकर पढ़ा दिया जाए, वो पॉसिबल देखेंगे अक्टूबर से कोचिंग्स में। स्कूल में तो संभव नहीं है, क्योंकि स्कूल में बच्चे लापरवाही करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे शेयर, टिफिन करेंगे शेयर, वो रिस्क है। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं करेगी। तो मैं अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं हालत बिगाड़ दूंगा अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, देखना अभी टीसी फेंक दूंगा बिल्कुल। इतनी क्लासेस हम ले रहे हैं, करवा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपके साथ कोई चीटिंग नहीं हो रही है। बाकी ट्यूशन स्कूलों से करो कंपेयर, इतना डिटेल और धीरे धीरे कोई नहीं पढ़ा रहा है, सब लोग उड़ा रहे हैं।
मुझे पूरे डिवीज़न के बारे में पता है, पूरे एमपी के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हूँ मैं। चलिए, और हमारे यहाँ पेरेंट्स हमारी तारीफ भी कर रहे हैं। 11th-12th के कई पेरेंट्स का, कई लोगों का हमारे पास मैसेज व्हाट्सएप आया है कि जितेंद्र सर हेड्स ऑफ। कुछ लोग हमारी करते हैं रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। कई लोगों ने मैसेज किया है हमको कि सर आप जिस तरह से क्लास चला रहे हैं अपने स्कूल में, ये बहुत अच्छी बात है। आई बात समझ में? जबकि हमारे पास बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास फैकल्टीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। हम उन टीचर्स को हटाना नहीं चाहते बेचारों को, है ना, कि उनका जॉब चला जाएगा। मैं उस विचारधारा का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम कुछ टीचर्स को डिसकंटिन्यू कर दिए हैं बिकॉज हमारी मजबूरी है। लेकिन अच्छे टीचर्स को हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया है, क्योंकि उसमें आपका नुकसान होगा। 2-3 तो अच्छे फैकल्टी आ गए हैं इंग्लिश में। वो जो मैडम पढ़ा रही है इंग्लिश, एकता, हेलो, इंग्लिश समझ, अच्छा आपकी क्लास नहीं हो रही है इंग्लिश की भी, इंग्लिश की आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। हेलो, टीपीएस वालों की इंग्लिश क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है ना। वो एक्चुअली क्या है, कोरोना इशू की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ है। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, तो कोरोना इशू की वजह से भी इंग्लिश स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो टीचर लेने वाले थे उनके फैमिली में किसी को पॉजिटिव आ गया, तो 15 डेज के लिए डर गई हैं मैडम, तो वो भी नहीं आ रही हैं। अदरवाइज इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाता। 11th-12th में चल रहा है इंग्लिश, मैं 9th-10th की बात कर रहा हूँ, मुझे उसकी चिंता है, डोंट वरी। हाँ चलिए, हाँ जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन, मार्क्स भी उसके ऐड होंगे, क्योंकि अब क्या होगा, स्कूल पे पूरा सब कुछ छोड़ दिया गया है। अब एक स्कूल अपने हिसाब से बच्चों को मार्क्स देगी, और मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स उन बच्चों को दूंगा जो अटेंडेंस जिनकी 90% के ऊपर रहेगी। भले उनके रिजल्ट्स, उनके कॉपी थोड़ा कम लिखे, वो कम क्वेश्चन सही लिखें, लेकिन 90% के ऊपर जिनकी अटेंडेंस होगी, मैं उनको सबसे अच्छे मार्क्स दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ। और जिनकी अटेंडेंस 75% से कम होगी, उनको मैं एनुअल एग्जाम देने नहीं दूंगा। ये आप लिख के रख लो, टाइम पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। फिर चाहे आप डीओ से फ़ोन लगवाना, डीओ ऑफिस से, चाहे कलेक्ट्रेट से फ़ोन लगाना, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। चलिए, हाँ भाई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लॉ समझ में आ गया है? हाँ जी, लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलिए, अब इसमें सबसे पहले आप समझिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे। तो कॉपी के राइट साइड लिख लीजिए इधर, सब अपने समझने के लिए, मैं तो यही लिखूंगा, समझिए। हमने इसके पहले पढ़ा था वेलोसिटी, अभी मत लिखना, लिसन। हमने इसके पहले पढ़ा था वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू s/t, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा t। डेल्टा का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझेंगे समझेंगे, डेली आएगी ये चीज़। डेल्टा, ये डेल्टा जो है ट्रायंगल नहीं है, ये कोई ट्रायंगल नहीं है, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा। डेल्टा लिख देने का मतलब क्या होता है? चेंज। क्लियर है? बोलो। हाँ जी, बीच में यस बोलते रहिए, यस नो, यस नो बीच में बोलते, जब कोई चीज़ में कंप्लीट कर दूं तो यस नो बोलते रहिए।
डेल्टा का मतलब चेंज। हाँ जी, चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अपॉन में टाइम क्यों आ रहा है भाई? टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि डेफिनेशन में रेट वर्ड आया है। कौन सा वर्ड आया है? रेट वर्ड। तो रेट वर्ड कभी भी आएगा तो हमेशा सुन लीजिए, साइंस में अपॉन टाइम आएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ कोई भी वैल्यू चेंज हो तब लैंग्वेज क्या यूज करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ, समझे? समझे कि नहीं समझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुआ? हाँ, तो कॉपी के राइट साइड इसको लिखिए। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। ठीक। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है एनी वैल्यू चेंजेस विथ टाइम। लिखो, मतलब अपॉन में टाइम आएगा। एनी वैल्यू चेंजेस विथ टाइम। इज दैट क्लियर? मतलब कोई भी वैल्यू, समझ के पढ़ना, रेक्टिफिकेशन नहीं करवाऊंगा मैं। ये नोट कर लेना, अगली क्लास में क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो हालत बिगाड़ दूंगा। फिर मुझे आए का जवाब मत देना कि मैं क्लास अटेंड नहीं किया था, मैं लेट ज्वाइन किया था, है ना? हाँ, कर रहा हूं रिपीट। रेट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होना। वहां लिखिए, लिख चुका हूं मैं, राइट साइड लिख लीजिए। यहां मत लिखिएगा, राइट साइड लिखिएगा। अपने समझने के लिए बता रहा हूं मैं, लॉजिक्स, ट्रिक्स। टाइम के साथ कुछ भी चेंज हो तब फिजिक्स या केमिस्ट्री में रेट वर्ड आ जाता है, रेट। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ठीक है। ब्लूटूथ गिर गया। हेलो, अरे ब्लूटूथ गिर गया, एक सेकेंड। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो हाँ, ये रेट लिख लिया आपने, समझा दिया, मैं लिख लिया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्लियर है? समझ में आया? हाँ जी। इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू भी हो सकता है चेंज में। जैसे आपके जेब में पहले 100 रुपए थे, 20 रुपए गिर गए तो कितने बचे? 80। कितने बचे? कितने बचे? 80। तो ये आपने कैसे निकाला? दोनों को माइनस करके निकाला। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल हर चीज को समझिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा। मैं क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए न्यूटन सेकंड लॉ के डेरिवेशन में। आज का लास्ट हेडिंग करो, डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। ठीक है? डेरिवेशन। तो सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट।
और उसके बाद क्या लिखोगे, डेरिवेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ जी। सपोज करिए कोई बॉडी है जिसका मास, जल्दी जल्दी करते जाना, लिखते जाना, समझते जाना। कोई बॉडी है, उसका मास m है, इस पे फोर्स अप्लाई किया, पुश किया गया, पुल किया गया, झापड़ मार दिया गया, धक्का दे दिया गया, एक्सीडेंट हो गया, फोर्स अप्लाई किया गया। इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी u, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, धक्का मारने के बाद मास तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। क्योंकि भैया पीछे से ट्रक ने आपको धक्का मार दिया, तो पहले आपकी वेलोसिटी कुछ और थी या जीरो थी, लेकिन धक्का मारने के बाद तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी कि नहीं आएगी, चेंज होगी ना। आप साइकिल से जा रहे थे, आपको बाइक वाले ने धक्का मार दिया, तो आपकी पहले स्पीड 20 थी, लेकिन बाइक वाले ने धक्का मार दिया तो हो सकता है 30 हो गई हो, 40 हो गई हो, वॉचेबल। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। तो थ्योरी समझ गए, मोमेंटम चेंज होगा। क्लियर है? चलिए, तो लैंग्वेज बुक से लिख लीजिएगा। अ बॉडी ऑफ मास एम, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर अप्लाइड फोर्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम p1 इज इक्वल टू mu होगा। इनिशियल मोमेंटम p1 mu, जरूरी नहीं है कि u और v लो, v1 और v2 भी ले सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी v1, जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा, इस पे कोई टीचर रॉन्ग नहीं कर सकता है। हो गया? हाँ, अब लिखिए, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी देन फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी देन फाइनल मोमेंटम p2 इज इक्वल टू mv होगा। मैंने वीडियो बना लिया है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। दोबारा भी आप देख के समझ सकते हो। मेरा डबल पैसा खर्च हो रहा है, डबल पैसा, क्योंकि आप वीडियो अपलोड करने में कितने जीबी खर्च होते हैं पता है आपको? आधे घंटे का वीडियो में खर्च होते हैं 5 से 7 जीबी। हाँ चलो, ये सब कहाँ समझते हैं पेरेंट्स, बच्चे। टीचर का दर्द कोई नहीं समझता। चलिए, बस गाली देने को बोल दो। हाँ लिखो, सो चेंज इन मोमेंटम, चेंज, क्योंकि पहले कुछ और था बाद में कुछ और है, चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे अब, बोलो, p2 माइनस p1। अभी कुछ देर पहले समझा चुका हूं, चेंज का मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हो गया? हाँ, चाहो तो इक्वेशन कर लो, 1 2 3 1 2, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, करो चाहे ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, दिखाई पड़ रहा है? हाँ, जल्दी जल्दी नोट करिए, समय कम है, मेरी अगली क्लास भी है। ठीक है, चलिए, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, मैं वीडियो भेज दूंगा। चलो आगे बढ़ो, नोट कर लीजिएगा बाद में, इतना समय नहीं है।
सो अब यहां से क्या निकाल लो, सो रेट नन नहीं नोट कर पाओगे तो वीडियो में भेज दूंगा, शाम तक अपलोड करूंगा, वाईफाई में समय लगेगा, यूट्यूब चेक कर लीजिएगा। रेट ऑफ लिंक पता है ना, यूट्यूब में क्या सर्च करना है, टाइम्स शेड्यूल शुक्ला क्लासेस, शुक्ला क्लासेस, हाँ मेरा वीडियो मेरा फोटो मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब क्या होता है बता चुका हूं, अपॉन टाइम, टाइम से डिवाइड, टाइम के साथ वैल्यू चेंज होना। तो अब क्या लिखूंगा, चेंज इन, रेट का मतलब अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम कुछ देर पहले आ चुका है, P2 माइनस P1 लिख दो, या क्या लिख दो, सीधे ये लिख दो V माइनस U अपॉन टाइम, इक्वेशन 4। क्लियर हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड ही क्यों कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? अरे बेवकूफों, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ही यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्लियर हुआ। जो पहले पढ़ते हो भूल जाते हो क्या, मोमेंटम लिखा है भाई, लाइट चली गई है भाई, जल्दी करो, ये बंद हो जाएगी, बंद हो तो नहीं गया, चल हाँ आगे बढ़ो। सो अब लिखोगे ये हमने क्या निकाल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब लिखिए, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ, देखो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी एक बार देख लीजिए, शुरू में क्या, वो वीडियो भेज दूंगा, यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ देख लीजिए अगला पेज। सो अब प्रोपोर्शनैलिटी कभी भी हटाएंगे, ध्यान से सुनना, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल कभी भी हटाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो हमेशा क्या आता है, इज इक्वल टू आता है, लिसन केयरफुली, और फिर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जिसको मोस्टली के लिखा जाता है, सी भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है। ये मेथड है, इज इक्वल टू लिखना मस्ट है, ये लिखना मस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या है, भूल गए, फोर्स, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको कर दो इक्वेशन 5, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, P2 माइनस P1 अपॉन T, फिर क्या आया था, फिर आया था M V माइनस U, सब पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। एक बार वीडियो फिर अच्छे से देख लेना, हाँ घर जाके वीडियो एक बार फिर से, बाद में शाम तक कर दूंगा अपलोड, या हो सकता है अभी आधे घंटे से कर दूँ। चलिए यूट्यूब चेक कर लेना, यूट्यूब क्लियर है, ठीक। अब ये हो गया, हाँ ये हो गया इक्वेशन 6। अब समझो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, भूल गए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, हाँ जी खत्म हो गया,
खत्म हो गया, तो यहां से आ जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन, सॉल्व हो गया। अब k को कोई मतलब का नहीं होता है, k कांस्टेंट, साइंटिस्ट का लिया हुआ कांस्टेंट है ये, तो इसको 1 मान लेते हैं सपोज, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, ये तो मेथड है, तो इसको 1 मान लो। सो यहां से F इज इक्वल टू आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेटेस्ट फॉर्मूला